करीब 1 साल की एक छोटी सी बच्ची लगातार रो रही थी। रोते रोते काफी देर हो जाती है। उसके बाद उसके रोने की आवाजें उसकी मां तक तो पहुंच नहीं रही थी, लेकिन मकान मालिक तक जरूर पहुंच जाती हैं। मकान मालिक भी ये कहने लगता है कि कितनी लापरवाह मां है कि बच्ची इतनी देर से रो रही है, लेकिन वो उसे छुपा नहीं रही है। आखिरकार वो बच्ची की रोती हुई आवाज को सुनने के बाद मकान मालिक जब उस बच्ची के पास पहुंचता है तो उसकी मां को ढूंढना शुरू कर देता है। दरअसल जो बच्ची की मां है वो एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मकान मालिक ने जब ये बात देखी तो उसे बहुत ज्यादा अटपटा लगा, बहुत बुरा लगा। हालांकि उस बच्ची की मां को भी यह बात पता चल गई थी कि मकान मालिक ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया है जो शायद नहीं देखना चाहिए था। आखिरकार उसने मकान मालिक को शांत करने की कोशिश की, उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके पति को सीधा फोन मिलाया और पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी दूसरे गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, तुम अपना घर बिगड़ते हुए बचा सकते हो तो बचा लो। जब मकानिक मालिक ने यह बात कही तो उसके पति ने बात सुनने के बाद अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा और उससे किसी तरकीब से कसम दिलाई कि अब भविष्य में ये जो गलती हुई है फिर से नहीं होनी चाहिए। आखिरकार पत्नी ने उस वक्त की जो खराब टाइम था उसको तो कसम धर्म किसी भी तरह से बात खत्म कर ली, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो मौका पाते ही वो अपनी उस बच्ची को छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। पति अपनी पत्नी को लगातार ढूंढता रहता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 दिन के बाद उस लड़की को उसके पति जो की शिकायत पर ढूंढते हैं तो 11 दिन के बाद आखिरकार वो महिला मिल जाती है। लेकिन मिलने के बाद अब यहां से पति के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि ये मानेगी नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाती ही रहेगी। इसलिए वो इससे अलग होने के लिए साल 2021 में तलाक की अर्जी देता है। लेकिन एक बार फिर से वो महिला ऐसा नाटक रचती है कि फिर से वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता तो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया के अखबारों में, ये कहानी, ये खबर ना चलती, ना छपती, ना लोग जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मारकर, काट कर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहां पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग उस वक्त रही होगी 25 साल के आसपास और नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से कहती है, सुनते हो, मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूं। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी उसमें वो छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आज उन्होंने शोप्रिक्स मॉल मेरठ में एक पार्टी रखी हुई है, मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है। लेकिन मैं सोच रही हूं कि आखिरकार इस पीहू का क्या करूं। पीहू को अगर तुम कहो तो मैं इसे इसकी नानी के घर पर छोड़ाऊं। जैसे ही सौरभ राजपूत ने यह बात सुनी उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर यानी कि काम पर जाना होता है। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान पर वो काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची है जो अभी कुछ ही महीनों की थी। आखिरकार उसने पति से बातचीत की। पति से बातचीत करने के बाद अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ देती है और नानी के यहाँ छोड़ने के बाद सीधा शोप्रिक्स मॉल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो कई ऐसे छात्र और छात्राएं थे जो कक्षा 8 तक उसके साथ पढ़े हुए थे। हालांकि उस लड़की की जो पढ़ाई लिखाई थी वो 9वीं तक थी, क्योंकि 9वीं में वो फेल हो जाती है और फेल होने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन साल 2019 में अचानक ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वो शामिल हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार पुराने दोस्तों से मुलाकात जो होगी, क्योंकि रोज चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। वक्त आगे बढ़ता है, शोप्रिक्स मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां जो उसने अपनी आंखों से देखा उसको एक दोस्त दिखाई देता है। नाम उसका सौरभ शुक्ला होता है जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का निवासी होता है। उसको देखकर वो देखती रह जाती है। अब यहां से जो सौरभ नहीं बल्कि साहिल शुक्ला जो होता है, साहिल शुक्ला जो कि उसका एक 8वीं क्लास तक का फ्रेंड होता है, मुस्कान रस्तोगी का, उससे जो बातचीत होती है तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फिलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है। तो ये लड़का जो होता है साहिल शुक्ला, वो कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वो सीए बनना चाहता है, उसी की उसमें तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे ही बात ये साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है तो सामने जो लड़की होती है, नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जब बताती है तो वो कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। वो कहती है कि मेरे नाना जी यानी कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहां पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेनू होता है। वो अपने बच्चों की
कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का आया करता था और उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद वो दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी करने का फैसला लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के के पापा हैं, जिसका नाम मुन्ना लाल है, और मां रेनू, भाई बबलू, बहन शिवानी, ये परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरभ राजपूत था कि उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान रस्तोगी से ही करनी है और किसी से नहीं करनी। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसके पिता ज्वेलर्स के का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, भाई विशाल होता है और बहन परी होती है और मां कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे कि मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में शादी करें, विवाह करें। लेकिन जब इन दोनों ने जिद कर ली, जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है। 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी नाना के घर पर। ये लड़की अपने नाना के यहाँ अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और वो लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वो लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है। उसे आखिरकार नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ता है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद ये लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड दुकान थी, उस दुकान में वो काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का मन अक्सर बेटी के साथ गुजरता था और जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता है। साल 2019 में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में ही ये अपनी दोस्ती इनकी हो जाती है और ये कहानी उसने अभी अपने दोस्त को सुनाई थी। इधर तो वो लड़का रहता है दुकान पर, इधर प्रेमी ये बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख की दुख की ये बातें जब लगातार चलती रहती हैं तो ये मौका पाते ही इनको, जब भी मौका मिलता था तब किसी न किसी बहाने से वो यहां से निकल जाया करती थी। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक ने अपनी ही आंखों से इस मुस्कान को उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यह बात उसने सौरभ राजपूत को बताई और सौरभ राजपूत ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना ही लिया। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब करीब 5 साल पहले की ही बात है अब से। तो जब ये मौका मिलता है तो ये मुस्कान इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है। गुड़गांव में लगभग 11 दिन तक रहते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें ढूंढ के ले आती है। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली थी तभी इसी बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। और जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसलिए मामला दब जाता है और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करती है क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे। लेकिन परिवार वाले ये जान चुके थे कि मुस्कान का संबंध इस लड़के से हो चुका है, इस लड़के के यानी कि साहिल शुक्ला के बहुत ये करीब पहुंच चुकी है। और इसी तरह से वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 आता है और ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से इस देश से कहीं बाहर नौकरी मिले, तब जाकर उसको लंदन के अंदर ही एक मॉल के अंदर उसे जॉब मिल जाती है और वो जॉब करने के लिए साल 2023 में यहां से चला जाता है। अब यहां पर सिर्फ जो इसकी पत्नी होती है मुस्कान अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ और वो अपने ना तो ससुराल में रहना चाहती है ना ही अपने मायके में रहना चाहती है। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि वो या तो ससुराल में रहे या फिर मायके में रहे, इस तरह से अकेले बिल्कुल न रहे, क्योंकि उसको आज़ादी पसंद थी। और आज़ादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है, इसका नाम साहिल शुक्ला होता है, कभी कभार उसको आना जाना होता ही था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वो लड़का सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है 2023 में। उसका 2 साल का वीजा था और ये जानती थी कि इसका वीजा कब खत्म हो रहा है, कब वो अपना वीजे को रिन्यूअल कराने के लिए जरूर आएगा। ये 22 फरवरी 2025 की बात है। दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर के पास जाती है और जाकर मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द रहता है, रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ ऐसी दवा लिख कर दो जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आए। जब उसने डॉक्टर को इस तरह की बात की तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को जब खाना वगैरह खाओ तो खाने के साथ इन दवाइयों को खा लेना, तुम्हें अच्छी खासी नींद आएगी। अब मुस्कान ने इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, क्योंकि उसको मालूम था ये 22 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है। और इसी बीच में जो उसे मौका मिलता है तो मौका मिलते ही इसने ऑनलाइन ब्लीच का ऑर्डर कर दिया था। वो भी 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर किया था ताकि उसे भविष्य में इस ब्लीच का कुछ काम इससे लेना था, कुछ साफ सफाई से करनी थी, कुछ गंदगी को दूर करना था।
आखिरकार जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो लंदन से 24 फरवरी 2025 को घर आता है, और जब घर आता है तो अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उस मुस्कान का बर्थडे होता है, और इसने अपने जो प्रेमी है उससे बातचीत करती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई हुई थी। जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उसकी माँ के नाम से, उसके भाई के नाम से, उसकी बहन के नाम से फेक आइडिया बनाई हुई थी। और फेक आईडी बनाने के बाद मुस्कान ही खुद अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कुछ उसे ये पढ़ाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारा और मुस्कान का जो रिश्ता है वो बहुत ही शानदार है, अद्भुत रिश्ता है, तुम दोनों की जोड़ियां आसमान में बनी हैं, तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो सौरभ राजपूत है इसको हटना ही पड़ेगा, यानी कि इसका वध करना पड़ेगा। उधर जो साहिल शुक्ला होता है ये बातचीत करता था, उसे लगता था कि ये अपनी मां से बात कर रहा है, जबकि मां तो उसकी लगभग 18 साल पहले मर चुकी थी, और मां के मरने के बाद वो अपनी नानी के साथ ही रहता था। वो समझता था कि मां कोई आत्मा है, कोई रूह है, कोई ऐसी शक्ति है जो स्नैपचैट पर उसने अपना एक आईडी बनाई हुई है और उसकी मां ही उससे बातचीत करती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिससे बातचीत करता है वो उसकी प्रेमिका है, मुस्कान है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है, और वो उसकी हर बात मानता था। और उसने ये तय कर लिया था कि जैसा ये कह रही है, जो आईडी में बोल रही है, इनकी मां बोल रही है स्नैपचैट में, उसको वैसे ही करना है, यानी कि सौरभ राजपूत का वध करना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी। जो 22 फरवरी को वो डॉक्टर से दवा लेकर आई थी, नशीली दवाइयां लेकर आई थी, वही दवाइयां उसको खाने में मिला दी जाती हैं। तब सौरभ राजपूत इन दवाइयों को खाएगा और जब वो बेहोशी की हालत में होगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए 800 रुपए के 2 चाकुओं का भी इंतजाम किया जाता है और उन्हीं चाकुओं से उसकी हत्या करनी थी। जब ये चाकू खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकानदार पूछता है कि मैडम इतने बड़े बड़े चाकू की आपको कहां जरूरत आन पड़ी है? तब वो कहती है कि हमारे घर में कभी कभार मुर्गा कटता है, इसलिए मुर्गा काटने के लिए हमें बड़े चाकुओं की जरूरत है, आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक चाकू मिल जाते हैं और उसके बाद 25 फरवरी को जो खाना बनाया जाता है उसमें नशीली गोलियां मिला दी जाती हैं। लेकिन नशीली गोलियां मिलाने के बावजूद भी वो लड़का यानी कि सौरभ जो होता है राजपूत, वो खाना नहीं खाता। वो कहता है कि आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वैसे भी हमने बाहर का कुछ इतना सब जो खा लिया है। तो उस रात यानी कि 25 तारीख को ये सफलता मिल नहीं पाती है और 26 गुजरता है, 27 गुजरता है, 28 तारीख को बेटी, अब वो 5 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और जब बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इसी बीच में उसको लगता है कि शायद आप कोशिश करते हैं तो तब भी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती है। 28 फरवरी, ये 28 का ही महीना होता है। अब 1 मार्च, 2 मार्च ये प्लानिंग कर रहे थे। 3 मार्च की बात है, सौरभ अपने घर पे जाता है, अपनी मां से मुलाकात करता है। मां ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे, तो कोफ्ते वो पैक करा के अपने घर पे लेके आ गया था। जैसे कोफ्ते लेके आता है वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि इन कोफ्तों को तुम तैयार कर दो, गर्म कर दो, इसके साथ हम बैठ के आराम से खाना खाएंगे। जब मौका मिलता है तो मुस्कान ने उन कोफ्तों को गर्म करने के दौरान ही कुछ ऐसी दवाइयां थी जो नशीली दवाई उस कोफ्तों में मिला दी थी और उसके पति ने आराम से उसको खा लिया। लेकिन उसको खाने के बावजूद भी उसको रात 12 बजे तक नींद नहीं आती है। जैसे ही वो सोता है तुरंत ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन करती है, बुलाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जब वो रात को 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो उस वक्त वो सोया हुआ था और इसी बीच में वो उसके सीने पर बैठ जाती है, उसको चाकू दिया जाता है और जब वो चाकू उसको कहा जाता है कि इसको जोर से मारना है, वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता है कि इसको इसका वध करना है, इसको खत्म करना है, कि इन दोनों की बातचीत हो चुकी थी, ये आपस में मिल चुके थे। इसी बीच में पहला चाकू जो होता है वो सौरभ राजपूत के सिरे में उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान डालती है और उसके बाद फिर इसने जो इसका प्रेमी होता है उसने उसके पैर पकड़े हुए थे। अब ये स्थिति बदल चुकी थी, जो पत्नी होती है वो पैर हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद फिर जो साहिल होता है वो उसके सीने पर एक के बाद एक कई वार करता है और कई वार करने के बाद उसको घसीटता हुआ बाथरूम के अंदर लेके जाता है, क्योंकि वो मर चुका था। जब उसकी बॉडी से पूरा खून निकल चुका है तब उसके बाद उसने गर्दन को उसकी बिल्कुल अलग कर दिया धड़ से और उसके जो हाथ थे उनको भी उसने अलग कर दिया। बाकी हिस्सा उसने बाथरूम के अंदर ही ऐसे ही पड़ा रहने दिया और जो उसके अंदर का ब्लड था वो निकलता चला जाता है। रात के लगभग जब 3 बज जाते हैं तो उसके हाथ जो पंजे होते हैं और सर जो होता है एक पॉलिथीन में रखते हैं और उसके बाद फिर साहिल शुक्ला अपनी प्रेमिका को लेकर यहां से सीधा अपने घर पहुंच जाता है। रात को रुकते हैं, बेड के नीचे वो उसे थैली को रख देता है और इनका मकसद कुछ इस तरह से था कि जब मौका मिलेगा तो इस थैली को वो कहीं बाहर दूर फेंक देंगे और शरीर के बाकी हिस्से भी ऐसे टुकड़े कर करके इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा या फिर ये इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से वो पूरा जैसे दिन निकलता है वो इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसलिए वो अपने सर, जो उसका सर होता है सौरभ राजपूत का सर, वापस लेकर जाता है, हाथ भी वापस लेकर जाता है। अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिति बहुत भयानक है, हम इसे फेंक नहीं सकते, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। और प्लान बदलने के बाद फिर
मुस्कान जो होती है वो एक ई रिक्शा पकड़ती है और मेरठ की जली कोठी के पास पहुंचती है। जली कोठी के पास जाने के बाद एक सैफुद्दीन की दुकान होती है, वहां पर एक लड़का फरमान काम कर रहा था। फरमान के पास जाती है, जाकर कहती है कि भैया हमें कोठी के अंदर यानी कि हमें एक ऐसा बड़ा सा ड्रम चाहिए जिसमें हम अपने गेहूं रख सकें। तो उसने ये भी पूछा था कि मैडम अभी तो गेहूं का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे चाहिए, आप मुझे बड़ा सा ड्रम दे दीजिए। वो कीमत बताता है 1100 रुपए। इसने कोई मोल भाव नहीं किया और 1100 रुपए सुबह 9 बजे, यह है 4 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास, फरमान को 1100 रुपए थमाती है। उसका यहां से ड्रम लेती है। ड्रम ले जाने के बाद सीधा घर रखती है। उसके बाद फिर बाजार से ही वो सीमेंट और डस्ट खरीदती है और डस्ट खरीदने के बाद घर पहुंचते हैं। और अभी तो शरीर के सिर्फ जो हिस्से थे दोनों हाथ अलग अलग हो जाते हैं, 2 हिस्से, ये एक हिस्सा धड़ का और एक हिस्सा गर्दन का। 15 टुकड़ों के बारे में बात चल रही है, कहीं बात चल रही है कि उसके 4 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद उसके शरीर को उस ड्रम के अंदर डाला जाता है। जो डस्ट और सीमेंट लाए थे उस डस्ट और सीमेंट को उसके अंदर घोलकर इसके पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद यहां से फिर एक अपना बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि जब ये लड़का इनके सौरभ राजपूत आता है तो अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए की रकम देता है, कुछ पैसे वो अपने परिवार को देता है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। यहां से एक गाड़ी करते हैं, गाड़ी करने के बाद ये सीधा शिमला जाते हैं। शिमला जाने के बाद ये पहुंच जाते हैं मनाली, फिर कसोल, यहां रुकते हैं। जब तक इनके पास पैसे थे तब तक तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं और जैसे इनके पैसे खत्म होते हैं तो वापस ये हिमाचल प्रदेश से पहुंच जाते हैं मेरठ। और मेरठ आने के बाद इनकी 17 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास ये घर पहुंचते हैं। तो ये लड़की अपने माँ से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी और बातचीत करने के दौरान इसने कहा कि माँ बहुत भयानक, कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि इस सौरभ के ही परिवार वालों ने इसका कत्ल कर दिया है, इसको मार दिया है। लेकिन जब ये बात इसके पिता सुनते हैं तो पिता कहते हैं कि जो भी बातचीत है वो यहाँ के बताओ आखिरकार क्या बात है। तब वो अपने घर जाती है, अपनी मायके जाती है, अपने पिता को, अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। माता पिता को कहानी पर यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि जब वो मारने के लिए आए थे तब तुमने जोर जोर से शोर क्यों नहीं मचाया, चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, इसलिए अपने पति को तुमने बचाने की अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं की। इसका उस पर कोई सटीक जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है यही बात थाने में बतानी है। 18 मार्च 2025 को ये ब्रह्मपुरी थाने में जाते हैं अपनी बेटी को लेकर और पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि कुछ इस तरह की बात बता रही है। जब पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछा तब उसने पूरी कहानी बताई कि उसने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मारकर उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को एक ड्रम के अंदर सीमेंट से पैक कर दिया है। अब वो उसी के अंदर है। जैसे पुलिस वाले उस ड्रम को उठाते हैं, हालांकि इन्होंने जब ये शिमला यानी कि मनाली वगैरह से जब वापस लौट कर आए थे तब 4 मजदूरों से इस ड्रम को उठवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ड्रम उठा नहीं पाए थे और ये कहानी बना नहीं पाए, उसे फेंक नहीं पाए। इसलिए मजबूरी में वो अपने माता पिता को ये कहानी नहीं गढ़ना चाहते थे, लेकिन वो कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा जब किया। ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार जिससे प्यार किया था उसे कैसे मारती है और बचपन में एक लड़का जो साथ पढ़ता था उसे पाने की चाहत में वो आखिरकार ऐसा क्यों कर बैठती है। मीडिया में इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू के दौरान ये पता चलता है कि जो लड़की की माता और पिता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और हमारा दामाद इतना प्यार करता था उससे, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह की फांसी की सजा की मांग भी करने लगते हैं और ये मामला तमाम तरह की बातें भी चलने लगती है। लड़के के परिवार वाले और भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस अपने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से जांच पड़ताल कर रही है। कई कई नई चीज के खुलासे भी हो रहे हैं, कहीं तंत्र मंत्र की बात आ रही है तो कहीं अंधविश्वास की बात आ रही है तो कहीं कुछ नया मामला आ रहा है। फिलहाल इस बच्ची की परवरिश या तो नानी या दादी करेगी और ये दादी भी और नानी के परिवार वाले भी ये सब जानते थे कि इस लड़की का यानी कि मुस्कान का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की का इस लड़के से रिश्ता खत्म नहीं किया और ना ही प्रेमी से जोड़ने की कोशिश की। काश कि वो इस सौरभ से इस रिश्ते को खत्म करा देते तो शायद सौरभ की जान कभी नहीं जाती। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी लापरवाही रही है और जो उसकी लड़की की माँ और बाप हैं उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। पुलिस को हर एक एंगल पर जांच करनी चाहिए और जितने भी लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब से सौरभ राजपूत मरा है तो ससुराल वालों को भी उसकी बहुत याद आ रही है और मायके वालों को भी उसकी याद आ रही है। जबकि कई साल तक वो अपने माँ बाप परिवार से बिल्कुल अलग रहता था, अकेला रहता था, लेकिन अचानक से अब बच्ची से इतना सारा प्यार कैसे उमड़ रहा है समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, जाते जाते ये जलेसर के रहने वाले गौरव दयाल है, महाराजगंज के रहने वाली कंचन है। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें गणेश उपाध्याय, मोहम्मद लुकमान, शारदा सिन्हा, वसीम खान, मोनू सोनी, किशन तिवारी, विमलेश कुमार, चावल रावल, मंटू कुमार, शहजाद अंसारी, मेराज अहमद, अकरम खान, अयूब मोहम्मद, कमलेश निषाद, लोकेश शर्मा, करण सिंह, मुकेश नागर, अंकित सिंह चौहान, पंकज सिंह, हर्ष राठौर, मुस्तफ़ा अली, रीता सिंह, सारिका। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।